हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे और अब तो आपका 7-8 दिन एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो आप सारे लोग बहुत अच्छे से क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलते हैं, हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, आज ये दूसरा सेट है। इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, पायरोल डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टीज बिकॉज। जो पायरोल होता है वो बेसिक प्रॉपर्टीज क्यों नहीं शो करता है। ठीक है, ये आपका पायरोल है। बात हो रही है इसकी कि ये बेसिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करता है। पहला ऑप्शन है आपका, नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकरित होता है। ये sp2 संकरित होता है इसलिए नहीं, ये कोई बात नहीं है। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड विद p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। तो जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता और इसलिए ये जो है बेसिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 42, यानी कि दूसरा क्वेश्चन। इसको देखेंगे, द रिएजेंट यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री एल्कोहल। तो एल्कोहल के फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री के डिस्टिंक्शन के लिए लूकास रिएजेंट का यूज किया जाता है। ZnCl2 एंड HCl का यूज करते हैं आप। ठीक है, इसी को बोलते हैं लूकास रिएजेंट। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25 ml of 0.2 mHCl and 50 ml of 0.25 mNaOH will be। Kw की वैल्यू आपको गिवन है। हिंदी में देखिएगा, 25 ml 0.2 मोलर HCl, यानी अगर हम इसके लिए HCl के मिली मोल की बात करें तो 25 दूना 50, यानी कि ये 5 आ जाएगा विलियन, तथा 50 मिलीलीटर 0.25 मोलर NaOH। तो अगर NaOH के मिली मोल की बात करें तो 25 पंचे 125 और आपका एक जीरो लगा दो और 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दो, यानी 12.5 बिलियन। मिलाने से प्राप्त बिलियन का OH क्या होगा। अब देखिए, जो HCl है वो 5 मिली मोल है और NaOH 12.5 मिली मोल है, यानी कि NaOH का जो बढ़ी हुई मात्रा है वो 12.5 में से 5 को हटा दो तो 7.5 बन जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे देखो OH माइनस है, OH माइनस का कंसंट्रेशन अगर आप देखो तो 7.5 मिल रहा है। ठीक है ना, 7.5 मिल रहा है। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो NaOH और HCl दोनों को मिलाने से ये बना हुआ है। तो Na का 23 और प्लस 16 प्लस 1 एंड प्लस 35, इन सबको ऐड करिए तो कितना बन जाएगा आपका 24 और ये 75 बन जाएगा। ठीक है, तो 75 और इंटू हम यहाँ पे कर सकते हैं, मोल पर लीटर की बात हो रही है, यही निकाल दीजिए सीधा सीधा। तो आपका कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। 0.1 का मतलब 10⁻⁻1 और W की वैल्यू आपके यहाँ पे 10⁻⁻14 है। तो जब इससे करेंगे तो ये +1 हो जाएगा ऊपर जाके, यानी कि +13, यानी कि 13 आ जाएगा आपका pH जो भी आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग HCl, HBr एंड HI इज। प्रबल अम्ल HCl, HBr और HI में, तो आपको पता है HCl, HBr एंड HI बॉन्ड की लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज करना आसान होगा और जो जितना जल्दी H+ देगा उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग HCl, HBr एंड HI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4। अगर इसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये H+OH- देगा, H+ जाएगा SO4 के साथ यानी H2SO4 बनाएगा और OH जाएगा CO के साथ यानी Cu के साथ CuOH आपका होल ट्वाइस बनेगा। ठीक, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कर दो। तो देखो ये आपका एक वीक बेस है
और H2SO4 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो इससे जो सॉल्यूशन पे इफेक्ट आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड का आएगा, मतलब कि जो सॉल्यूशन होगा आपका वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 की बात है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अभी आपने देखा इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, या फिर जिसके सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो उसको हम बोलेंगे। यहाँ पे CH2 लिखा है, तो अगर यहाँ पे ये हम कर दें तो ठीक है, तो ये बन जाएगा BF3, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और H के ऊपर कुछ लगा नहीं है तो ये, और यहाँ पे SiF5- तो ये तो न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में चला जाएगा। इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे प्लस लगा हो, ये चूंकि यहाँ भी नहीं लिखा था यहाँ भी, तो ये शायद मिस प्रिंटिंग हो, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 47 देखना है, द सीक्वेंस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइंस, तो कार्बोनाइंस की स्टेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक sp हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और दूसरे वाले में डबल बॉन्ड है यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें अगर आएंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी हम बताना चाहें तो फिर हम बता सकते हैं किसकी, आपकी sp की ज़्यादा होगी, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। आपके पास लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 2 है, इसे मैच करना है। तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl गिव्स आउट CH3 CH2Cl, ये साफ साफ दिख रहा है कि H और Cl जाके ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शन है। ठीक, अब बात आ रही है कौन सा एडिशन है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। दूसरा HCN जाके यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा आपका। तीसरे रिएक्शन में OH आके Cl को हटा रहा है, इसका मतलब OH भी क्या होता है, निगेटिव होता है, CN भी निगेटिव होता है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। और अगला आपका बना CH3 आके ऐड हो रहा है, यानी H को हटा के ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो पहला आपका देखिए A के साथ में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसका मतलब आपका ये है फोर्थ वाला, तो A के साथ 4 कर देंगे, B के साथ क्या कर देंगे, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं हम, अब सही से दिखेगा। ठीक है, और दूसरे के साथ आप क्या कर देंगे, यहाँ पे है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी कि आप 3 कर देंगे। ऐसे ही सी के साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि 2 कर देंगे, और डी के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब 1 कर देंगे। ठीक, तो 4 3 2 1 का सीक्वेंस मिल जाएगा। 4 3 2 1 आपका पहले ही ऑप्शन में है, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 49, फ्रीडलैंडर्स सिंथेसिस इज फॉर, तो फ्रीडलैंडर्स सिंथेसिस जो होती है ये आपके क्यूनोलिन की फॉर्मेशन की होती है। जब आप आर्थो अमीनो बेंजिल्डिहाइड, यानी कि आप पहले बेंजीन रिंग बनाइए और यहाँ पे मान लीजिए CHO हमने लगा दिया, तो इसके आर्थो पोजीशन पे NH2 लगाओ, आर्थो अमीनो बेंजिल्डिहाइड, इसका रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड से करवा दो, CH3C डबल बॉन्ड O, और आपका यहाँ पे H आ जाएगा। एसिटल्डिहाइड से जब आप इसका रिएक्शन करवाते हो तो आपको मिलता क्या है, आपको मिल जाता है क्विनोलिन। ठीक, ये आपका क्विनोलिन है। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, और इसके ऑप्शन आपके A B C D यहाँ पे गिवन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए ज़रूरी है कि कहीं पे अगर CH3CO बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, ये प्रेजेंट हो, या फिर CH3 CH2 OH प्रेजेंट हो,
ठीक है, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए CH3CHOH प्रेजेंट है, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक, इसमें देखिए CH3OH प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, ये दोनों कंडीशन नहीं है। इसमें भी CH3CH2 ये भी नहीं है, और इसमें ये भी नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बाकी और सारे आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अब बड़ा कर देते हैं तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, चलिए अब अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव LOPPT विद I2 एंड NaOH। तो अगर आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो आपको LOPPT का फॉर्मेशन होगा, और अगर आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा तो LOPPT का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब एथेनॉल, एथेनॉल को अगर आप देखिए CH3CH2OH, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। एसीटोन की अगर बात करें तो CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये भी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि CH3CO यहाँ पे दिख गया। डाई एथिल कीटोन यानी कि CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये होगा डाई एथिल कीटोन, मतलब कि ये आपका क्या है कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला है। एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन की बात करें तो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग बनाओ और C डबल बॉन्ड O CH3, तो CH3CO तो यहाँ भी आ गया, ये भी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, या यूं कहें कि पीला और छेप नहीं देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पिरिडीन डज नॉट रिएक्ट विद। तो पिरिडीन जो है ये राइमर टीमैन रिएक्शन नहीं देती है, राइमर टीमैन रिएक्शन, और राइमर टीमैन रिएक्शन CHCl3 और NaOH के प्रेजेंस में करवाया जाता है, या फिर KOH भी कर सकते हो, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी पिरिडीन CH3 और KOH के साथ रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पेरियोडिक एसिड आर नीडेड फॉर द कंप्लीट क्लीवेज ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इनटू फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। ग्लूकोज के 1 मोल को पूर्ण रूपेण फॉर्मल्डिहाइड तथा फॉर्मिक अम्ल में विभाजन करने के लिए पर आयोडिक HiO4, पर आयोडिक अम्ल के कितने मोलों की जरूरत होगी। तो यहाँ पे टोटल अगर आप काउंट करो तो 5 OH एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में होते हैं, यानी कि आपको 5 मॉलिक्यूल पर आयोडिक एसिड की जरूरत होगी। नेक्स्ट पे आएंगे, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जाता है, थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए दोनों ही है आपका डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज केवल अल्फा और बीटा, यानी कि केवल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होता है, वो भी C1 सेंटर पे, और इसको आप बोलते हो एनोमर्स बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, प्रोटीन डू नॉट रिस्पॉन्ड टू। तो प्रोटीन जो होता है वो आपका ब्यूराइड टेस्ट भी देगा, हेलर टेस्ट भी देगा, और निनहाइड्रिन टेस्ट भी देता है। ल्यूकास टेस्ट प्रोटीन नहीं देता है। ये कौन देता है, ये अल्कोहल के केस में देखते हैं हम, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच वन ऑफ द एसिड एग्जिस्ट इन ज्विटर आयन फॉर्म। तो ज्विटर आयन फॉर्म में जैसे ही पहुंचे तुरंत अमीनो एसिड दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, अमीनो एसिड यानी हम कह सकते हैं NH3, यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा CH, और यहाँ पे R कर दो। ठीक है, ये आपका जो है वो ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से R हटा दो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दो और इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो। ठीक, तो ज्विटर आयन के केस में कौन होता है कि फॉर्म में एग्जिस्ट कौन करेगा, अमीनो एसिड है। नेक्स्ट पे आएंगे, when salt of adipic acid is heated with hexamethylene diamine। हेक्सामेथिलीन डायमीन इसका मतलब CH2 का होल 6 डायमीन NH2 एंड NH2, और इसका रिएक्शन किससे किया गया, एडिपिक एसिड COOH एंड CH2
होल 4 COOH, ये है आपकी एडिपिक एसिड। इन्हें जब 270 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा तो एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, और उस पॉलीमर का क्या नाम हो जाएगा? नायलॉन 6,6। ठीक, यानी एडिपिक एसिड और मेथिलीन हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के कंडेंसेशन से या के पॉलीमराइजेशन से जो रिएक्शन फॉर्म होगा, आई एम सॉरी, जो पॉलीमर फॉर्म होगा उसको हम नायलॉन 6,6 बोलते हैं। ठीक, सॉरी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, ठीक है, बट कोई नहीं। अभी देखिए, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, अमंग द फॉलोइंग अ पेयर रिप्रेजेंटेटिंग टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के लिए सबसे पहली बात है कि कहीं आपको डबल बॉन्ड दिखना चाहिए। दूसरी बात, वहां पे कोई यानी कि ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन ये सब प्रेजेंट हो, इनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन मूव कर सके। तो यहाँ पे देखिए खाली CN को NC कर दिया, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का मूवमेंट नहीं दिखाया। यहाँ पे देखिए CHO था और COCH, ये कोई कंडीशन नहीं होती है। यहाँ पे देखिए CO है और इसमें क्या कर दिया कि एक H का मूवमेंट करवा दिया, यहाँ से H का मूवमेंट O के पास करवा दिया। इसका मतलब कि यहाँ पे देखो कीटोन था और डबल बॉन्ड इन और ये OH आल, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो कीटो इनॉल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द अबव रिएक्शन द प्रोडक्ट एक्स विल बी। तो अगर इस रिएक्शन में चलेंगे तो प्रोडक्ट आपको बताना है। ये यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? ये हो सकता है OS लिखा हो, ठीक, ओ ही लिखा है, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ये तो फिलहाल H2O2 है, कोई नहीं। यहाँ पे जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो इसका मतलब ये तो यहीं पे रहेगा और ये भी यहीं पे रहेगा। कुछ यहाँ पे आके ऐड होने वाला है। कौन ऐड होगा? यहाँ पे OH ऐड होगा, ठीक है, OH ऐड होगा। इसका मतलब यहाँ पे मीजो टार्टैरिक एसिड का फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि इसको हीट भी किया जाएगा तो ये मीजो टार्टैरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाउ मेनी सिग्नल्स विल विनाइल क्लोराइड हैव इन 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। विनाइल क्लोराइड के 1H नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने सिग्नल्स होंगे? तो विनाइल क्लोराइड अगर लिखना हो तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो यहाँ पे देखिए टोटल एक हाइड्रोजन यानी एक प्रोटॉन और यहाँ पे दो, टोटल दो प्रोटॉन है यहाँ पे और एक प्रोटॉन यहाँ पे, यानी टोटल 3 प्रोटॉन। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे प्रोटॉन की वजह से ही सिग्नल मिलेगा, यानी 3 सिग्नल फॉर्म होगा। नेक्स्ट पे आएंगे, द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन H एटम इज। ठीक, तो आप देखिए अगर यहाँ पे देखिए N इज इक्वल टू 1 के लिए देखें तो 1 और 2 के बीच में ज़्यादा गैप होता है, और जैसे जैसे ऊपर हम जाते जाते हैं यानी कि 3 4 5 6 जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच में गैप क्या होता है? घटता जाता है इनका। इसका मतलब सबसे ज्यादा ट्रांजिशन क्या होगा? 1 to 2 में ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए केवल एक एक का ही डिफरेंस है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो 1 से 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। 4s ऑर्बिटल हैज लेसर लेसर एनर्जी देन 3d, यानी कि 4s की जो एनर्जी होती है वो 3d से कम होती है, क्योंकि इसके लिए n+l की वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंट्रिंसिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा किसी फोटॉन का संवेग प्रदर्शित होता है? तो आप कहते हो hc/λ, ठीक, hc/λ आप कह सकते हो mb या p इज इक्वल टू hc/λ। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा। द एलिमेंट Be यानी कि बेरिलियम इज डायगोनली सिमिलर टू Al बिकॉज ऑफ। तो Be और Al में डायगोनल रिलेशन होता है, क्यों? क्योंकि उनकी साइज का रेशियो हम देखते हैं, द कंपेरेबल एटॉमिक साइज की वजह से ही इनकी इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच वन ऑफ विच वन आउट ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और एटॉमिक साइज भी ज़्यादा होगी। तो देखिए, हम लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं पेरियोडिक टेबल में तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, मगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 66 है। अमंग द एलिमेंट्स पोटेशियम, रूबिडियम, कैल्शियम एंड सीजियम द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वेरीज इन द ऑर्डर। देखिए आपका यहाँ पे पोटेशियम के बाद कैल्शियम एंड फिर रूबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी, मगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो फिर क्या होगा, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब कि कैल्शियम की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर पोटेशियम, फिर रूबिडियम, फिर सीजियम। ठीक, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द फॉलोइंग एसिड्स हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए यहाँ पे ओ एच ओ एच ओ एच कह लीजिए, सेम ही है। ठीक, तो आपका जो सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, यानी क्लोरीन है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी पहले वाले की, फिर ब्रोमीन की यानी फिर दूसरे नंबर पे, और फिर आपका तीसरे नंबर पे, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस अणु या आयन में पाई बंध उपस्थित होता है। किस अणु या आयन में पाई बॉन्ड जो है वो उपस्थित होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन SiF6 2- में होगा, क्योंकि यहाँ पे तो होना नहीं है, यहाँ पे होना नहीं है, इसी में 2 इलेक्ट्रॉन ये देखिए एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हाँ क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, O- है, H2O लिखा है, H3O+ है एंड OH- है। अरेंज दीज स्पेसीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ आप बताते हो जो सबसे जल्दी H+ को दे दे, H+ को डोनेट कर दे। तो इसके पास देखो, पहली बात तो इन दोनों में H दिख रहा है, ये H+ डोनेट कर सकता है, ये H+ डोनेट कर सकता है, लेकिन ये जल्दी इसके कंपैरिजन में H+ डोनेट करेगा, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर किसका हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, और उससे फिर कम 2 का हो जाएगा। तो 2 3 यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे 1 3 और है नहीं, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए फटाक से कर सकते हैं आप। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पे देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। आइस आयनिक बॉन्ड है, बिल्कुल यही पहला ही सही है। BaCl2 कोवैलेंट ना, ये तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, Ba है यहाँ पे देखिए S ब्लॉक का है और ये P ब्लॉक का है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड है। आइस भी आयनिक बॉन्ड इसमें होगा, ये भी नहीं सही है, क्योंकि आइस में आयनिक बॉन्ड नहीं होना चाहिए। SO2 में देखें तो SO2 अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड और आपका क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होगा, NaH हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, जल की बर्फ की अपेक्षा उच्च घनत्व होता है, द हाई डेंसिटी ऑफ वाटर देन आइस इज ड्यू टू। जो वाटर होता है, कह रहा है जल की बर्फ की अपेक्षा उच्च घनत्व होता है, क्यों? हाइड्रोजन बंध अन्योन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन की वजह से ही होता है, बिल्कुल सही बात है। IF7 का आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन। IF7 की रचना में निम्नलिखित में से कौन सा संकरण पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज
फाउंड इन फॉर्मेशन ऑफ IF7। देखिए पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी ये आया था IF7। तो टोटल अगर यहाँ पे आप देख लो तो 7 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी 7 बॉन्ड हो गए, और यहाँ पे 3D 3P1S टोटल 7 हो गए, तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज पैरामैग्नेटिक, निम्नलिखित में कौन सा अणु अनुचुंबकीय होगा। तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है O2, याद रखिएगा ये ठीक है। जब हम MO2 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये अनुचुंबकीय है यानी पैरामैग्नेटिक है। वैसे तो हमें यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन यानी इवन इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होने के बावजूद भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। नेक्स्ट आएंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74, I2 प्लस जो है वो प्रतिचुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय है। तो I के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 और 2I हो गए तो 14 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस चार्ज यानी एक हटा देंगे तो 13, और 13 इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक नेचर का बच जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आएंगे, देखेंगे the number of unpaired electrons in the complexes NiCl42- and NiCO4 are। NiCl42- और NiCO4 संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3D8 निकिल के लिए बात कर रहे हैं एंड 4s2 होगा, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, इसका मतलब यहाँ पे 0 बन जाएगा। 3D8 का मतलब अगर आप देखिए तो इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है तो यहाँ पे Cl जो है आपका बिग फील्ड लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन सेम कंडीशन पे चलेंगे जब यहाँ पे, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि 4s2 भी आपका यहाँ पे रहेगा, तो फुलफिल्ड है, और CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। चाहे ऐसे कह सकते हैं, चाहे एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दोनों पेयर्ड हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक, ओके, लेकिन ज्योमेट्री दोनों की ही टेट्राहेड्रल होगी क्योंकि यहाँ भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस केस में भी और इस केस में भी, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, IUPAC नेम ऑफ COCl NO2 एंड EN2 क्लोराइड। तो सबसे पहली बात आपका एक नेगेटिव माइनस यहाँ पे है, और यहाँ पे तो ये -3 उस साइड में जाएगा, तो +3 ऑक्सीडेशन यानी थर्ड क्लोराइड यहाँ भी है। ये सेकंड क्लोराइड इसको हटा दो, थर्ड क्लोराइड आपका है यहाँ भी, और आगे वाले में भी आपका कोबाल्ट थर्ड दिख रहा है, नीचे क्लोराइड नहीं दिख रहा है, चलो देख लेते हैं। हाँ थर्ड क्लोराइड है, यहाँ भी थर्ड क्लोराइड आपका है। अभी आप देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड, तो हम अगर ऊपर वाले को छोड़ दें, हिंदी वाले को देखें, तब भी हमारा काम बन जाएगा। तो इसमें तो कोबाल्टिक लिख दिया, ये गलत हो गया क्योंकि कोबाल्ट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो कोबाल्टिक लिखेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड होना चाहिए, 2 हट चुका है पहला और दूसरा, अब यहीं पे है लड़ाई। यहाँ पे देखिए ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये सही है कि बिस से इस स्टार्ट होगा, लेकिन ये एथिलीन ई से है और ClC से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं, तो पहले क्लोरो आना चाहिए। ठीक, पहले क्लोरो आना चाहिए, तो आपका सी ऑप्शन देखिए, क्योंकि यहाँ बिस से एथिलीन डाइअमीन से शुरू किया, और यहाँ पे क्लोरो बिस एथिलीन डाइअमीन, फिर नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी इसके अंदर ही चला जाता है। ठीक, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, वर्नर साहब के अनुसार जटिल यौगिकों में, यानी अकॉर्डिंग टू वर्नर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, यहाँ पे जो प्राइमरी बैलेंसी होती है ये आयोनाइजेबल होती है, और सेकेंडरी बैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी बैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको स्टेट होती है, उसको प्राइमरी बैलेंसी बोलते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसको सेकेंडरी बैलेंसी बोलते हैं। सेकेंडरी बैलेंसी ही ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्राइमरी
वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजबल, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे है आयोनाइजबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी इज आयोनाइजबल, बिल्कुल गलत क्योंकि ये नॉन आयोनाइजबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजबल, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही बनेगा। रूट्स ऑफ मदार प्लांट कंटेन्स, मदार के प्लांट में क्या होता है, एलिजेरिन। ये कई बार आपके यूपी पीजीटी में तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, ब्लड कंटेन्स, ब्लड में बाई कार्बोनेट आयन होता है यानी HCO3 माइनस प्रेजेंट होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसिड, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी -1 होती है, उस साइड जाएगी +1 हो जाएगी, 2 है तो +2, 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि +1 बन जाएगा। और नेक्स्ट है H2S, तो हाइड्रोजन की +1 होती है यानी सल्फर की -2 हो जाएगी, तो 0 +1 -2, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट पे चलेंगे, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एबिलिटी इन द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के ही ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम और टेलोरियम। तो एक बात समझिए, जब टॉप टू बॉटम चल रहे होते हैं हम यहाँ पे तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता जाता है, इसका मतलब आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए। तो इधर देखिए टोटल 12 निगेटिव है और इधर 2 निगेटिव है, इसका मतलब कितना माइनस जोड़ दिया जाए कि दोनों साइड निगेटिव चार्ज हो जाए, तो 2 है यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दिया जाए यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलेंगे, विच वुड एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए कल एक आया था H2O2 था कल वाले में, ठीक, ये पूछा गया था, और यहाँ पे आज H2O2 नहीं है, तो आपका ऑप्शन SO2 सही होगा क्योंकि ये आपका S में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये आपका H2SO4 में अगर कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे +6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी आपकी, और इसमें अगर आप देखिए तो +4 है। ठीक, यानी इसका रिडक्शन भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ सोडियम ब्रोमेटेड इज, है ब्रोमेटेड इज, सोडियम ब्रोमेट होना चाहिए, इज 151.1, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सोडियम ब्रोमेट टू prepare 100 ml of 0.5 n solution when the half cell reaction is, आपको हाफ सेल रिएक्शन नीचे गिवन है, सोडियम ब्रोमेट का अणुभार 151.1 है। तो देखिए यहाँ पे ब्रोमेट है, 3 दुनाई 6, एक हटाएंगे, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पे जा रहा है, -1 पे जा रहा है, यानी कि कितने की कमी हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप टोटल देखिए तो 6 यूनिट की कमी हो रही है। तो मतलब अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें तो इसको 6 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 दुनाई 12 के और 3 यानी 6 पंचे 30 के, और फिर से 6 कम 6, और फिर एक बार और जाएगा यानी 4, 6 कम 6 5 बन जाएगा, और 0 6 8 48, यानी 18 आएगा, 25.18 बन जाएगा। ठीक, तो 1 नॉर्मल विलियन के लिए कितना है, 2518 है। तो अगर आधे के लिए बात करी जाए तो इसका मतलब कि आप इसका हाफ कर दीजिए, और फिर आप इसको क्या करिए, चूंकि इसमें बताना है ये मिलीलीटर में है, इसको जब आप लीटर में कन्वर्ट करके देखेंगे तो 1 डिजिट का यहाँ पे वो हो जाएगा, तो इसका जस्ट हाफ कितना आ जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, और ये 1 है, 12.6 के आसपास आना चाहिए। तो 12.6 ये देखिए आपका दिख रहा है डेसिमल का, यहाँ पे जब हम लीटर में कन्वर्जन करेंगे तो बन जाएगा। ठीक, यानी कि ये वैल्यू आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलेंगे, इन द ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल द कंप्लीट रिएक्शन इज एज फॉलोज। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ईंधन सेल में संपूर्ण अभिक्रिया होती है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स आउट H2O, ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, मेटल विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी आर, हाइड्रोमेटलर्जी यानी जल धातु कर्म विधि द्वारा निष्कर्षित की जाने वाली धातुएं हैं।
तो हाइड्रोमेटलर्जी की प्रोसेस से हम क्या करते हैं, आपका यहाँ पे है सोडियम एंड तांबा, इसका तो हम शोधन करते नहीं है। दूसरा है आपका रजत एंड सोडियम, सोडियम का नहीं करते, रजत का करते हैं। सोडियम एंड गोल्ड, हाँ सोडियम एंड आपका ये रजत एंड गोल्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स, what fraction of the original carbon 14 would remain after 11460 years? तो देखिए, मान लीजिए कि ये कुछ ग्राम है, जैसे कि हम अगर कह दें तो ये कह लीजिए 80 ग्राम है। कल ये क्वेश्चन आया भी था। 80 से 40 में जब जाएगा तो 5730 टाइम मतलब इतने ईयर लेगा। अगेन 5730 ईयर लेगा 40 से 20 पहुंचने में। तो इन दोनों को आप टोटल ऐड कर दीजिए तो 11460 हो जाएगा। यानी कि ये 20 पहुंच गया है कितने से, 80 से। तो कितना पार्ट आया इसका, 1/4। 1/4 का मतलब 0.250। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन बेसिक न्यूक्लियस एक्स विच गिव 14 नाइट्रोजन 7 ऑन एमिशन ऑफ 2 बीटा पार्टिकल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? तो देखिए, ये आपका 14 N7 बन रहा है, कोई न्यूक्लियस एक्स है, ये कब कन्वर्ट होगा, 2 बीटा के एमिशन के बाद। तो 2 बीटा का एमिशन होगा, इसका मतलब कि यहाँ पे आपके 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो पहले कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, और ये 14 ऐसे एज इट इज रह जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोटॉनों की संख्या को, तो आप या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। तो 14 - 5 यानी कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो 9 बन जाएगी। तो हम देखते हैं, आप ये आपका ऑप्शन है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया आपको एक गिवन है, इसमें एक्स को आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे है 3 और 0, इनको ऐड करिए तो 3 आएगा, और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जा रहा है। इसका मतलब इसको भी 3 बनाना है, तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। और फिर देखिए, यहाँ पे 7 3 21 है, 21 और आई एम सॉरी 7 3 21 नहीं, 7 एंड 1 8 है, और यहाँ 4 2 8 है, यानी ये 0 हो गया। तो 0 बीटा 1 बीटा 0, इसको आप कहते हो बीटा पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है, तो हम आगे क्यों पढ़ेंगे। अगर हम सरफेस अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो सरफेस टेंशन जो है वो क्या कर जाता है, हमारा डिक्रीज कर जाता है, तो यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे पहुंचेंगे फटाफट से। A 0.2 मोलल K2SO4 solution freezes at 1.1 degree Celsius. Kf of water is 1.86 degree. The degree of dissociation is. तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए, तो हम अगर निकालें डेल टी एफ, तो हम क्या कर सकते हैं, डेल टी एफ को फाइंड करने के लिए मोलरिटी इनटू क्या करेंगे हम, इसका के एफ की वैल्यू, तो मोलरिटी इनटू के एफ कर देंगे अगर, तो यहाँ पे क्योंकि डेल टी एफ इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू के एफ करते हो आप, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 186 दूना 372 बन जाएगा, 372। मगर 3 डिजिट पे डेसिमल आपको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 डिजिट पे डेसिमल लगा लो। ठीक, और आपको यहाँ पे गिवन है जो टी एफ है ये आपका है -1.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना। अब अगर आप आई निकालना हो आपको, तो आई के लिए आप क्या करते हो, टी एफ अपॉन डेल टी एफ का यूज करते हो। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 1.1 हो जाएगा, 1.1 अपॉन 0.372, और अगर आप इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये आपका कितना आने वाला है, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, एक सेकेंड,
ये आपका 2.9 के आसपास आ रहा होगा, ठीक है। 2.9 के आसपास ये आपका आएगा। अगर आप यहाँ पे देखो K2SO4 है, इसका आप आयोनाइजेशन करवा दो तो ये 2K प्लस एंड प्लस SO4 डबल माइनस में स्प्लिट हो जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा 2 अल्फा और ये बन जाएगा अल्फा, और ये हो जाएगा, अगर ये पहले 1 रहा हो तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लें अगर, तो हमारा बन जाएगा I इज इक्वल टू 1, और ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1/2 बनेगा। तो 2.9 यहाँ पे आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे और इसमें से 1 हटाओगे, यानी आपका आएगा 1.9/2 के आएगा, ठीक। 1.9/2, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2×9 = 18 और एक बच जाएगा, 2×5 = 10, ठीक। 0.9 के आसपास, 95 के आसपास जाएगा, और इसको जब परसेंटेज में निकालोगे तो आपका ये बन जाएगा 95, ठीक। ये पॉइंट नहीं, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, तो ये 95% के आसपास आना चाहिए, और आप यहाँ पे डी ऑप्शन पे लगा सकते हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी, ये मुझे जो लगा एब्रीविएट वैल्यू मैंने रख दिया, हो सकता है कि ये कुछ यहाँ पे और ज़्यादा आ रही हो वैल्यू, तभी ये बढ़ के यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा आप, बट प्रोसीजर आपका सॉल्व करने का यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स सोज लार्जेस्ट गोल्ड नंबर, निम्नलिखित कोलाइडों में से कौन सा कोलाइड सबसे ज्यादा स्वर्ण संख्या दर्शाता है। जिलेटिन, जिलेटिन सबसे कम स्वर्ण संख्या दर्शाता है, गोंद एल्यूमिनियम और स्टार्च सबसे ज्यादा। जिलेटिन सबसे कम स्वर्ण संख्या और स्टार्च सबसे ज्यादा स्वर्ण संख्या शो करता है। नेक्स्ट पे आएंगे, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ शुगर एट 15 डिग्री सेल्सियस विल बी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी से सॉल्व करें, तो देखिए हमारा क्या मिलने वाला है। P इज इक्वल टू, यहाँ पे n की वैल्यू तो हमें रखनी पड़ेगी, n इज इक्वल टू W/m। W है आपका 5, क्योंकि 5%, और मॉलिक्यूलर वेट इसका है 342। और फिर देखिए यहाँ पे आपका n हो गया, r की वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, यानी 0.08 कर दीजिए, और t आपका कितना हो जाएगा, 273, और 15 कितना, 288 के बन जाएगा, ठीक है। और इनटू यहाँ पे आपका b है, तो 0.1 कह लेते हैं, ठीक। 0.1 कह लेते हैं, क्योंकि ये बात हो रही थी परसेंटेज पे, इसको लीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 हम इसको बोल सकते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 288 है, इसको अगर हम 8×5 जा तो ये बन जाएगा 0.4 के बन जाएगा। 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारा 288/4, 8×32 एंड 4×5=20 एंड अगेन 4×5=85.5 बनेगा। अब ये 85 कितने टाइम्स जाने वाला है, 8×3 = 24, यानी 3 टाइम्स जाने वाला है, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो अगर चलो 3 टाइम्स चले जाते हैं तो इसको नियरली 85 कह लेते हैं, 3×5 = 15 और 3×8 = 24, 1×25 और 288, ये आपका आएगा 33, अगेन 0 कर लें अगर तो 8×4 = 32, यानी कि 4 आना चाहिए, 8×6 = 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द काइनेटिक स्टडी ऑफ अ रिएक्शन द a straight line was observed when a graph between time and 1/c² was plotted the reaction is। देखिए 1/c² किस में आता है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में आता है, ठीक है। अगर आप हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन देखो तो ये थर्ड ऑर्डर के लिए होता है, इसका मतलब रिएक्शन भी आपका कितने ऑर्डर का होना चाहिए, थर्ड ऑर्डर का होना चाहिए। आप फटाक से बी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 95 नंबर क्वेश्चन है, इन द सिंथेसिस ऑफ NH3 बाय हैबर प्रोसेस Fe and Al2O3 यूज्ड बिहेव रेस्पेक्टिवली एज। तो Fe जो है ये आपका कैटालिस्ट की तरह काम करता है, एंड एल्यूमिना जो होता है ये कैटालिटिक प्रमोटर की तरह काम करता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कार्बोक्सी पेप्टिडेज इज एंजाइम ऑफ विच मेटल? कार्बोक्सी पेप्टिडेज किस धातु का एंजाइम होता है? तो ये जिंक का होता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अ रिएक्शन इज कैरीड सेपरेटली एट अ डेफिनिट प्रेशर एंड डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक, in which the number of moles changes by del n, the heat of reaction produced in both the process are related to each other as follows। अच्छा, तो चलिए देखा जाए। इसका मतलब देखिए हम लिखते क्या है, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई एंड प्लस पी डेल बी, ठीक। पी डेल बी अगर आप लिखिए तो पी बी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। इसका मतलब आप जब चाहें डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर टी कर सकते हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द मैक्सिमम वर्क डन दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय। अगर डेल जी की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी तो मैक्सिमम वर्क डन होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज निगेटिव वैल्यू? अगेन देखिए, अगर आपका रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, इसका मतलब जो डेल जी की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। यहाँ पे निगेटिव की बात किया, इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है। द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस विल बी, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से सॉल्व करना है तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आप कहते हो v मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू अंडर रूट टू आर टी बाई एम। तो अंडर रूट टू आर टी बाई एम जब आप करोगे तो ये 2 इंटू आर की वैल्यू आपको 8.3 यूज करनी पड़ेगी और यहाँ पे जूल में हो जाएगा, तो यानी 10⁻⁷ एंड जो आपका टी हो जाएगा वो 273 प्लस आपका 27, ये 300 बन जाएगा। और हाइड्रोजन यानी H2 है तो मॉलिक्यूलर वेट 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। ये देखिए आपका नियरली कितना पहुंचने वाला है, 8 त्रिक 24, ये 8 त्रिक 24 पहुंचेगा 24 पॉइंट समथिंग और इंटू 10⁻। देखिए एक जीरो से इसका डेसिमल हटा देते हैं, एक जीरो से इसका डेसिमल हटा देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 246 एंड यहाँ पे 10⁸ इतना बन जाएगा। अगर इसको आप देखिए तो 10⁸ बाहर आएगा तो 10⁴ बनाएगा और ये किसके पास बन रहा है, ये 15 15 225 और 16 16 256, यानी 15 और 16 के बीच की वैल्यू होगी, यानी कि ये आपका 16 के आसपास ज़्यादा है तो 15.5 से तो ज़्यादा ही होगी। 15.5 अगर देखें, ये देखिए पहला ऑप्शन आपका 15.8 सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। द रिएक्शन D1T1 इज इक्वल टू D2T2 कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम। तो ये ग्राहम्स लॉ से आप डेराइव कर सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंट्रोपी डिक्रीज करती है आपको, ठीक है। रैंडमनेस डिक्रीज करेगी तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। सॉलिड टू लिक्विड, यहाँ पे तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है। एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। क्रिस्टल डिजोल्व करोगे, अगेन एंट्रोपी आपकी इंक्रीज करेगी। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है, दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके जुड़ के और क्या करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, इसका मतलब कि ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, पॉलीमराइजेशन में एंट्रोपी घटेगी। इफ द वैल्यू ऑफ Kp फॉर Kp इज x फॉर द रिएक्शन a प्लस बी गिव्स आउट ab, द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन 2a प्लस 2b गिव्स आउट 2b। देखिए अगर ये x था और हम इसमें क्या करते हैं कि जो रिएक्शन था उस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Kp जो होगा वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। अगर डिवाइड करते हैं तो ये पावर में 1/2 हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर डिसोसिएशन ऑफ PCl5
एट 3 डिग्री सेल्सियस। तो PCl5 का अगर आप करवाओगे PCl5 तो ये Cl2 एंड प्लस PCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो डेल एन की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो आपका आएगा Kp इज इक्वल टू Kc और RT की पावर डेल एन होता है तो 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Kc की वैल्यू 0.0625 हो जाएगी। R की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखो तो कितनी यूज करोगे, 0.08 ए यूज करोगे या फिर 2 यूज करोगे, तो 0.08, हाँ 088 ये यूज करेंगे, ठीक। और इनटू टी की वैल्यू यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सेल्सियस, तो यानी कि 573 हो जाएगा हमारा 273 जब ऐड करेंगे, ठीक। तो ये आपका, अगर इसको नियरली में लेके चलें थोड़ा सा और इसको कहें 0.06 मल्टीप्लाइड बाई, इसको 500 कह लें तो 570 कह लेते हैं मान लीजिए, तो पूरा पूरा 570, इसको हटा ही दो, ठीक। तो कितना बन जाएगा आपका, ये एक ज़ीरो हट जाएगा आपका, और ये 6 है ना, तो 6 सतह 42 और 6 पंचे 30, 4 34, ठीक। और ये आपका एक डिजिट पे डेसिमल था, 342 जा रहा है, ये काफ़ी कम हो जा रहा है, काफ़ी कम हो जा रहा है। यहाँ पे इस डेसिमल की वजह से एक यहाँ पे आ जाएगा, तो 34 तो कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये कुछ दिक्कत है, ये आपको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 573। चलिए इससे करते हैं, 8 पंजे 40 हो जाएगा, और आपका 8 दूनाई 16, 4 20, 2 8 6 48, 2 50 हो जाएगा, और 4 डिजिट इधर का 2 डिजिट इधर का, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका बनेगा। 0.5 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो कितना बनने वाला है, 5 तिहाई 15 के, और 5 सत्ते 35, और एक 36 के, 3 5 तिहाई 15, 3 18 के बन जाएगा आपका। और यहाँ पे आप क्या करिए, 3 डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए, तो 1.865 के आसपास आ रहा है, और हमने यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो 0.0821 करके होती है, हमने केवल 0.8 लिया है, इसका मतलब ये हमारा नियरली आंसर पहुंचा रहा है ऑप्शन डी के पास में, ठीक। नेक्स्ट पे चलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन बाय, तो इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नहीं, इवेल्युएटिंग वेलोसिटीज ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट की जाती है, रेट कांस्टेंट टू डिफरेंट टेम्परेचर पे काउंट किया जाता है। इसका मतलब आपका इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जैसे ही वीक एसिड वीक बेस करे तो के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, मतलब कि आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ HCl, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड NH4OH यानी वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो बेस चाहे वीक हो लेकिन एसिड, सॉरी एसिड चाहे स्ट्रांग हो या वीक हो, मगर बेस अगर आपका वीक है तो इसके लिए आप यूज करते हो मेथिल ऑरेंज का, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुगर इज डीकलराइज्ड बाय एनिमल चारकोल इज ड्यू टू, तो ये एड्जॉर्प्शन की वजह से होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं एडजॉर्प्शन, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जरूरी है कि अल्फा CH बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फ्री रेडिकल है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये कैटायन है, यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी इसमें सब में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक। यहाँ पे ये कैटायन है, ये आपका फ्री रेडिकल है। अगर ऐसा सिंबल बन रहा है इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ये बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं है, मतलब सी ऑप्शन में आपका क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक कौन सा कंपाउंड होगा, तो अगर कहीं समझ लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट हो जाए, कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है कि बेसिसिटी डिक्रीज कर देता है, इसका मतलब ये देखिए ऑप्शन सी आपको सीधा सीधा दिख रहा है NO2 प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक।
तो इसका मतलब बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ। तो इसमें देखिए अमीन की बेसिसिटी है तो सेकेंड डिग्री अमीन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर किसकी होती है, थर्ड डिग्री की होगी, फिर फर्स्ट डिग्री की, और फिर अमोनिया की, और फिर ये आपका जो एनिलीन है इसका सबसे लास्ट में जाएगा, और मुझे लग रहा है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग एल्कोहल्स, निम्नलिखित एल्कोहलों पर विचार करिए। क्या विचार करना है, कह रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन विद HBr। HBr के साथ में, HBr के साथ में न्यूक्लियोफिलिक यानी कि आपका Br माइनस जो है वो जाके कनेक्ट होगा। इसका मतलब कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा, इसी का आपको ऑर्डर बताना है। ठीक, तो जब आप ऑर्डर पे चलेंगे तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा Br माइनस के लिए कौन रिएक्टिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा ज़्यादा। इसका मतलब Br माइनस सबसे ज़्यादा यहीं पे होगा, यानी 2 का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, मुझे लग रहा है मैं कुछ उल्टा बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे HBr का एडिशन सबसे फास्ट होगा, यहाँ पे सबसे कम होगा, तो 2 का सबसे कम होगा और 3 नंबर का सबसे ज़्यादा होगा, और बीच में इन दोनों को सेट कर सकते हैं। इस 2 से पहले किसको लगा सकते हैं, 4 को, और फिर आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3 का होगा, इसके बाद 1 को लगा सकते हैं, तो 3 1 4 2, ये आपका ऑप्शन, रुक जाइए, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है। तो देखिए जब फिनॉल है आपके पास, फिनॉल में अगर आप आर्थोक्रिसॉल, आर्थो पोजीशन पे CH3 लगा दोगे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, चाहे आर्थो पे लगे, चाहे मेटा पे लगे, चाहे पैरा पे लगे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करेगा, यानी ये सारे के सारे जो क्रिसॉल हैं ये सब के सब फिनॉल के कंपैरिजन में कम एसिडिक होंगे, इसका मतलब सबसे ज़्यादा फिनॉल एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, when acetaldehyde is heated with Fehling solution it gives a precipitate of। एसिटल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जब हीट करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यानी Cu2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रिएक्शन, यहाँ पे देखिए थर्ड डिग्री दिख रहा है आपका, ठीक है, अगर थर्ड डिग्री दिख रहा है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रिएक्शन देगा, SN1 रिएक्शन फर्स्ट देगा, क्योंकि फर्स्ट डिग्री जो वाला होता है वो आपका SN2 रिएक्शन जल्दी से देगा, और थर्ड डिग्री जो होता है वो SN1 रिएक्शन, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द रेट SN2 रिएक्शन इज मैक्सिमम व्हेन द सॉल्वेंट इज। तो अगर सॉल्वेंट DMSO होता है तो SN2 की जो रेट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए Hg2+ और H2SO4 से रिएक्शन करवाया गया, तो यहाँ पे CH2 बन जाएगा, सॉरी CH3 बन जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से O लग जाएगा, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए और द ए एंड बी विल बी, ए और बी को बताना है, तो आप समझिए ए क्या रहा होगा, यहाँ पे क्या हुआ कि ये यहाँ पे आके H जुड़ गया और यहाँ पे CH2OH C2H5OH बन गया, इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाई गई होगी, और यहाँ पे देखिए अगर CO2 हट जा रहा है, CO2 यहाँ से हट जाए तो बचेगा क्या आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका मतलब आप इसको एसीटोन बोलते हो, तो आपका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस एंड एसीटोन, यहाँ पे अच्छा हाइड्रोलिसिस नहीं बोलना चाहिए हमें, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है, मगर ये हाइड्रोलिसिस तो हो ही रही है। ठीक, ये मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे H2O होना चाहिए, मिसप्रिंटिंग है। ठीक है,
तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होनी चाहिए और एसीटोन यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरे में अगर देखते तो यहाँ पे एसिटिक एसिड लिख दिया जो कि सही नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पे आएंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यानी कि C6H5 डाई जो है तो N2 क्लोराइड है तो Cl, इसको हाइपो फास्फोरस एसिड यानी H3PO2 से रिएक्शन करवाया जाए तो क्या बनेगा, तो C6H6 क्योंकि ये रिडक्शन कर देगा, ये इसको रिड्यूस करेगा, खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा N2 प्लस HCl और ये बन जाएगा H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, बेंजिल डिहाइड गिव्स रिएक्शन विद अमोनिया। तो अगर बेंजिल डिहाइड है, बेंजीन बनाइए और इसका CHO लगा दीजिए और इसका NH3 से रिएक्शन करवाइए तो क्या होता है, ये हाइड्रोबेंजामाइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से ये आपका सेकेंड प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।